आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए आज हम झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड का एग्जाम जो नवंबर में होना है उसके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं और ये ऐसे प्रश्न है जो आपका सिलेबस आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो एमसीक्यू टेस्ट जो है यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा, देखिएगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपका आ ही जाएगा। आपका जो पुराणत्व का ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम होगा और उसमें आपका जज करना है। तो यहाँ पर भी आप जज कीजिए, तभी आप जो है उस ट्रेनिंग एग्जाम में पास कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे क्वालिफाई के लिए यहाँ पर बने रहिएगा इस चैनल पर। और बने रहने के लिए आप जो है थोड़ा सा एक काम कीजिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो टीएनए से संबंधित अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम देखेंगे आज विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए अदरक होता है रूपांतरित। अब बताना है प्यारे साथियों कि अदरक जो होता है वो मूल रूपांतरित होता है या पत्ती होता है या प्रतान होता है या तना रूपांतरित होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए अदरक, अदरक और एक ले लीजिए आलू, ठीक है, और एक प्याज ले सकते हैं। ठीक है, ये जो भी उदाहरण हमने दिया ये सभी जो है तना रूपांतरित है। क्या है? तना रूपांतरित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अदरक का पूछा जाएगा तो तना मारेंगे, आलू पूछेगा वो भी आपका अदरक ही सॉरी तना ही आंसर होगा, क्योंकि तना रूपांतरित ये सब होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। प्यारे साथियों आप लोग बने रहिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से आप लोग बहुत प्रश्नों को करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक शिक्षक हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक सिंपल टाइप का हम प्रश्न लेकर के आए हैं और इस प्रश्न को कीजिएगा, आप जज कीजिएगा कि आपका करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? अरे साथियों इसका आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा? देखिए रुधिराणु, रुधिर जो होता है ब्लड, रुधिर उसको हम लोग रक्त बोलते हैं, रुधिराणु कह दिया तो समझना है रक्त। ठीक है, और ये रक्त जो है प्यारे साथियों इसमें आपका प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है? 55% आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका बचता है 45% और ये 45% 3 भाग में डिवाइड है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर WBC व्हाइट ब्लड सेल और RBC रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसके बाद एक होता है प्लेटलेस, प्लेटलेस। ठीक है, प्लेटलेस ये 3 चीज जो है 45% के अंदर आता है, ब्लड अपने आप में 100%। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मेन पॉइंट्स। इसमें हम लोग आंसर जानेंगे कि श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। श्वेत रुधिराणु मतलब व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु का पूछा जा रहा है, तो एक केंद्र काणु यानी कि मोनोसाइट करेक्ट आंसर मारिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए ये वाला, और इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। प्यारे साथियों यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी हो, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है प्यारे साथियों? तो आपको पता है इसका आंसर कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये कहाँ होता है? हवा में होता है। यदि पानी में पूछा जाए प्यारे साथियों कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा पानी में जो होता है, पानी थोड़ा सा हवा से सघन होता है,
तो जब भी सघन चीज में जाएगा ना तो कम होगा। 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका पानी में होता है प्रकाश की चाल। इसके बाद बात करें कांच में, तो कांच जो है पानी से भी सघन होता है, तो इसका जो है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल इसमें। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे नहीं पूछे तो ऐसे पूछ दे, आपको यहाँ पर हवा में पूछा गया है, पानी में भी पूछा जा सकता है, कांच में भी पूछा जा सकता है प्यारे साथी। इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न है कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा। जो उत्तल लेंस होता है प्यारे साथियों, वो वास्तविक जो है प्रतिबिंब कब देगा। प्रकाशिक केंद्र से परे देगा, या फोकस से परे देगा, या वक्रता केंद्र से परे देगा, या ध्रुव और फोकस के बीच देगा। इसमें प्यारे साथियों हम लोग बात करें लेंस से संबंधित, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस जो होता है प्यारे साथियों, इसका जो है दूर दृष्टि दोष किसी को हो जाता है, या दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष किसी को हो जाता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है उसका निवारण के लिए। यदि मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष यदि किसी को हो जाता है, तो इसके निवारण के लिए प्यारे साथियों किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा था वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा, तो हमको क्या करना है, उत्तल लेंस का बात हो रहा है। तो उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है यहाँ पर एफ होता है, तो इससे परे रखना है बस। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब का बात हो रहा है प्यारे साथियों, तो फोकस से परे बनेगा, या प्रकाशिक केंद्र से परे बनेगा, या वक्रता केंद्र से परे बनेगा, या ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों फोकस से परे बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फोकस से परे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब देगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका 5 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो कहाँ स्थित है। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होता है प्यारे साथियों, मस्तिष्क के 3 भाग होता है। ठीक है, और वो 3 भाग क्या क्या होता है उसको समझिए। देखिए 3 भाग जो होता है उसमें पसच मस्तिष्क होता है, पसच मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो ये 3 मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो अग्र मस्तिष्क है इसमें सेरिब्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होता है ना प्यारे साथियों, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसको बोला जाता है। सेरेब्रम को क्या बोला जाता है, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो होता है इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोला जाता है। बुद्धि और चतुराई, चतुराई का केंद्र बोला जाता है प्यारे साथियों। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस के बीच होता है, या हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच होता है, या सेरेब्रम और मेडुला के बीच होता है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों सेरेब्रम
और हाइपोथैलेमस के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न ये वाला है और इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। कह रहा है कि दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है। जो दिल का धड़कन होता है वो निम्न में से किससे शुरू होता है प्यारे साथियों। दिल की धड़कन की बात हो रहा है। देखिए दिल की धड़कन जो है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। प्यारे साथियों यहाँ पर जो है करा है कि किससे शुरू होती है। करा है कि पक्रिंजी फाइबर से, या ए से नोट से, या एहिस का बंडल से, या फुसफुस धमनिया से। देखिए हमारा हृदय जो होता है इसमें 4 कोष्ठक बटे होते हैं, बाया दाया अलिंद, और एक तरफ जो होता है उसको बाया दाया निलय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका धड़कन निम्न में से कहाँ से शुरू होता है, दिल का धड़कन। तो यहाँ पर याद रखिएगा एस ए नोड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्न है प्यारे साथियों कि मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों। तो मानव रक्त के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। याद रखिएगा ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इसके बाद प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसका आंसर बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। कह रहा है कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह किस नियम द्वारा कहा गया है। यह किस नियम द्वारा कहा गया है, एक बार और समझिएगा। ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह किस नियम के द्वारा कहा गया है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, केपलर का ग्रहीय गति का दूसरा नियम। यहाँ पर बी को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये वाला प्रश्न है आपका और इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस के कब शिकायत कर सकता है। मतलब करा कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई व्यक्ति पुलिस को कब शिकायत दर्ज कर सकता है। जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं, या जब परिवेशीय शोर मानक 20 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। जब परिवेश शोर मानक जो है 10 डेसिबल से अधिक हो जाता है तब आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक ये प्रश्न रहा, और इस प्रश्न के जरिए हम लोग बहुत सारे प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कि पीने योग्य पानी के पीएच की कितनी सीमा होनी चाहिए। देखिए पीने योग्य पानी के बारे में पूछ रहा है, पीएच। देखिए पीएच का जो मान होता है प्यारे साथियों 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, इधर 1 2 3 ऐसे करके आपका 7 तक जाएगा, इसके बाद इधर 8 9 ऐसे करके आपका 10 तक जाएगा, सॉरी 14 तक जाएगा। यानी कि पीएच मान का पीएच स्केल का मान जो है 1 से लेकर के 14 तक होता है प्यारे साथियों। ठीक है, 14 तक होता है, समझिएगा। अब यहाँ पर जो है 7 से कम पीएच मान, 7 से कम पीएच मान जो होता है प्यारे साथियों वो अम्ल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्ल को दर्शाता है। और 7 पीएच मान वाले, पीएच मान वाला जो है ये जो है आपका दिखाता है शुद्ध जल, कह सकते हैं शुद्ध जल या उदासीन। ठीक है, उदासीन को दर्शाता है, उदासीन। ठीक है, उदासीन को दर्शाता है। और यदि किसी पीएच स्केल का मान 7 से अधिक, 7 से अधिक हो
अधिक हो मतलब 14 तक चलेगा, तो यहाँ पर जो है ये क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय बताता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पीने योग्य पानी का पीएच मान कितना होता है, तो इसका मान जो है 7 से लेकर के 8.5 तक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए यहीं पर आपका आज का क्लास द एंड होता है। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो में टीएनए के लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।